और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। रविवार को सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पुलिस, आरटीओ और सड़क से जुड़ी सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। पूरी जांच का जो आखिरी निष्कर्ष है उसे आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर कुछ खामियां जरूर सामने आई हैं, जिसमें तेज गति से कार चलाने का मामला है। पीछे की सीट पर सवार दोनों लोगों का सीट बेल्ट ना पहनना है, जिसके चलते एयरबैग्स जो हैं वो नहीं खुल पाए। और इस मामले में पालघर पुलिस ने अब तक 9 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। गवाहों में चश्मदीद और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हादसे के बाद चारों को अस्पताल पहुंचाया था। इसके अलावा दापचरी चेक पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज भी ले लिए गए। मर्सिडीज का डेटा भी आज मिलने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब साइरस मिस्त्री को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो गाड़ी चला रही थी अनहिता, उनका बयान अब तक दर्ज नहीं हो पाया है क्योंकि वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। साइरस मिस्त्री अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। एक बड़े कारोबारी घराने से साइरस मिस्त्री आते थे और मशहूर बिजनेसमैन पलोंजी के बेटे भी थे वो। और इसी साल इस परिवार में एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं। मर्सिडीज कार का आगे का हिस्सा जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। रविवार के दोपहर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार सूर्या नदी पर बने इसी पुल से टकराई थी। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कार चला रही अनीता पंडोल और उनके पति डेरियस पंडोल गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों का एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें आरटीओ, एनजीओ, फॉरेंसिक और मर्सिडीज कंपनी के एक्सपर्ट भी हैं। सबकी रिपोर्ट आने के बाद ही सही वजह पता चलेगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स मुंबई और थाना से आके उन्होंने सब एविडेंस इकट्ठा किया है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स वो भी आए हैं और अभी इसका जो डेटा रहता है अंदर का, वो टीम भी आज शाम में आ जाएगी। वो मर्सिडीज बेंज कंपनी की तरफ से हम उसके पैरामीटर्स चेक करेंगे। लेकिन हादसे के चश्मदीदों, इलाके के लोगों और सड़क यातायात से जुड़े लोगों की माने तो सूर्या नदी के पुल पर सड़क की बनावट ही हादसे के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अहमदाबाद की तरफ से मुंबई आती सड़क जो 3 लेन की है वो अचानक से 2 लेन में बदल जाती है। सड़क की चौड़ाई नापने पहुंची ऑल इंडिया वाहन चालक मालक संघ की एक टीम के मुताबिक पुल पर जहां कार टकराई वहां सड़क की चौड़ाई सिर्फ 7 मीटर है, जबकि उससे 50 से 60 मीटर पहले ही 10 मीटर है। ऐसे में हादसे होंगे ही। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, आज अंतिम संस्कार है साइरस मिस्त्री का। बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन सोहित अगर बात की जाए तो उनके परिवार के लिए 2 बड़े झटके हुए इस साल। उनके पिता जो बड़े बिजनेसमैन थे पलोंजी, उनका भी निधन हुआ जून के महीने में, और अब साइरस मिस्त्री की मौत से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। कौन कौन उनके परिवार में है और इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अदिति, देखिए पहले तस्वीरों की बात करते हैं। ये हम वर्ली क्रेमेटोरियम जो है उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं। जो मीडिया है उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये केवल उनके परिवार के जो करीबी हैं और जो उनके जान पहचान के लोग हैं, केवल उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और आप देखिए कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इनके पार्थिव शरीर को, साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर को परसों देर रात से मुंबई के जेजे अस्पताल में रखा गया था। वहाँ पर इसलिए भी रखा गया था क्योंकि परिवार के कई सदस्य देश में नहीं थे, देश के बाहर थे। उनके जब परिवार के लोग शहर में आए हैं, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अब मुंबई के वर्ली इलाके में ले जाया गया है और अब कुछ समय में जो अंतिम क्रिया है वो शुरू की जाएगी। आप देखिए कि पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कई लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वो उद्योगपति भी हैं, लोग जो आ रहे हैं, राजनेता भी हैं। अनिल अंबानी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा अनंत अंबानी के आने की खबर है। नेताओं की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले आई हुई हैं, मिलिंद देवरा आए हुए हैं। इसके अलावा रोनी स्क्रूवाला, आबाद पूंदा, ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग जगत से आते हैं। वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन लेने के लिए। रही बात उनके परिवार की, तो उनके परिवार वालों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जारी हुई है, जिसमें पता चला है कि उनके सिर पर और उनके
दिल पर जो है चोट लगी हुई थी, उन्हें पॉलीट्रॉमा हुआ था। पॉलीट्रॉमा का मतलब यह है कि एक समय में शरीर के कई अंगों पर चोट लगी हुई थी। हालांकि फाइनल पोस्टमार्टम अभी आना बाकी है। जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे आने में 1 से 2 दिन का समय और लगेगा, जिसमें पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी उनके मौत की। कुल मिलाकर 8 सैंपल लिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम की गई उसे वीडियोग्राफ भी किया गया है। तो आप कुछ समय में आप ये समझ लें, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वर्ली क्रिमेटोरियम की है, जहाँ पर अंतिम क्रिया कुछ समय में शुरू होगी और उससे पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से आपने भी कहा, ये एक बड़ी दुखद घटना उनके परिवार वालों के लिए है। 2-3 महीने के भीतर ही 2 अहम लोग उनके परिवार के जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर साइरस मिस्त्री की बात करें तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई उसकी भी जांच की जा रही है, कई सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में अनाहिता और डैरियस पांडोले, ये 2 लोग जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। दोनों को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में फ़िलहाल इलाज चल रहा है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नेताओं के आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र के कैसे नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अंतिम विदाई दी जा रही है, साइरस मिस्त्री को कुछ समय में दी जाएगी और उससे पहले अंतिम दर्शन करने के लिए अलग अलग जगत के लोग यहाँ पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। अदिति, बिल्कुल सोहित, यहाँ पर उनके परिवार में 2 बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जब उनकी नियुक्ति टाटा सन्स में की जा रही थी वो भी एक पूरा विवादों का सफर था। तो अगर उनके जीवन के बारे में और किस तरह से शाहपुर जी पलोन जी ने गति पकड़ी एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड वो बना और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा। अगर उस सफर के बारे में बात बताना चाहें अगर आप हमें। बिल्कुल अदिति, देखिए ये कोई इनके जो नाम के ये एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में हर किसी को पता है और जिस तरह से हम भी लगातार बताते रहे हैं, ये उन लोगों में से है। और अगर आप टाटा सन्स के पूरे इंडस्ट्री को भी देखें तो ये केवल 2 ही लोग ऐसे रहे हैं जो टाटा सरनेम से नहीं आते हैं लेकिन वो चेयरमैन रह चुके हैं और उसमें एक नाम रहा है साइरस मिस्त्री का। काफ़ी बड़े घर से आते हैं, उनके पिताजी के बारे में भी या उनके फैमिली के बारे में जो हिस्ट्री रहा है वो बिज़नेस से जुड़ा हुआ रहा है। और इसलिए आप देखें कि जब इनकी मृत्यु की खबर भी सामने आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जिस तरह से इनका आप देखें कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश में या फिर कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी या बिज़नेस में, वो काफ़ी बड़ा रहा है। और इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर नेताओं के या और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। परिवार की अगर बात करें तो जिस तरह से आप भी लगातार कह रही हैं कि काफ़ी उनके जो 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और जिनके साथ ये ट्रैवल भी कर रहे थे। जो पांडोले परिवार है वो भी बिज़नेस से ही जुड़ा हुआ है। साइरस मिस्त्री 2012 से लेकर 2016 तक टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे थे और उन्हें जब नियुक्त किया गया था तब उससे पहले जिस तरह से पूरी प्रक्रिया थी वो हर प्रक्रिया में फिट बैठ रहे थे और उसके बाद हालांकि 2016 के बाद उन्हें उस पद से हटना पड़ा था। और उनके साथ ही जो डैरियस पांडोले थे उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने विरोध किया था कि साइरस मिस्त्री को हटाया नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भी टाटा सन्स में से इस्तीफ़ा दिया था। तो इस तरह की कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। परिवार का काफ़ी बड़ा आप देखेंगे कि योगदान रहा है देश की इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्री में और इसलिए अंतिम समय में भी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर और कई ऐसे बड़े पैमाने पर जो नेता हैं या फिर उद्योग जगत के लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए हमें पिछले 2 दिनों में नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए और ताज़ा तस्वीरें हम तक भेजने के लिए। तो हादसे की जांच इस वक्त की जा रही है। साइरस मिस्त्री के पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है, लेकिन एक बेहद दुखद खबर और खासकर मिस्त्री परिवार के लिए जब कुछ ही दिनों में पिता और बेटे दोनों की यहाँ पर मौत हो गई है। आगे अब हम बढ़ रहे हैं, आगे की खबर का यहाँ पर हम रुख कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में वैसे तो अभी वक्त है, लेकिन अब सभी पार्टियां जो है मिशन 2024 में लग चुकी हैं। नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में है। बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकता
को साधने में वो जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर 2024 चुनाव में विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 50 सीटों तक समेट सकता है। और अपनी इस मुहिम के तहत नीतीश कुमार आज लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीताराम येचुरी के अलावा मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी मिल सकते हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जेडीएस के नेता कुमारस्वामी से भी मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनकी नहीं है। तो नीतीश कुमार का ये दौरा है 4 दिनों का और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का, जो नीतीश कुमार के इस दौरे को लगातार कवर कर रहे हैं। राजीव, आज नीतीश कुमार का क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है? आज किन किन नेताओं से मुलाकात होगी और क्या लग रहा है राजीव, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तो उन सीटों पर भी काम कर रही है जहां पर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर थी, और यहां पर अभी विपक्षी एकजुटता में यही समझ में नहीं आ रहा है कि चेहरा कौन होगा। देखिए, चेहरा कौन होगा ये अब साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी नेताओं की जो है एक एकजुटता की बात शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कौन चेहरा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं हूं। तो विपक्षी नेताओं की कोशिश ये हो रही है कि जो अलग अलग राज्यों में जो मजबूत स्थिति में वो बीजेपी का मुकाबला करे। फिलहाल आपको बता दें कि नीतीश कुमार हमारे ठीक पीछे सीपीएम का दफ्तर है, वहां सीताराम येचुरी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, जो सीपीआई के जो महासचिव है डी राजा से मिलेंगे और करीब 1:30 बजे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तो ये जो पूरा जो नीतीश कुमार का जो कवायद है, जो विपक्ष की जो नेता है, जो आपसी मतभेद बुलाकर एक एकजुटता का प्रदर्शन करे और उनका नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2024 की लड़ाई लड़नी है, खास उससे बीजेपी का मुकाबला करना है, अगर सारे विपक्ष नेता एकजुट हो जाते हैं तो लड़ाई जबरदस्त हो सकती है, मुकाबला हो सकता है और बीजेपी को काफी कम नंबर पर सीमित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि शुरुआत जरूर हो चुकी है। अभी ये लोग एक रणनीति के तहत विपक्षी नेता प्रधानमंत्री पद का चेहरा की बात घोषित नहीं कर रहे, क्योंकि इससे मतभेद खुल के सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि पहले कोशिश ये हो रही है कि पहले जो है जो प्री पोल अलायंस की बात होती वो नहीं हो, लेकिन पोस्ट अलायंस की बातचीत हो। हर अलग अलग जगहों पर जो कुनबे के नेता है वो मजबूती के साथ लड़े और बीजेपी से मुकाबला करे। जी बिल्कुल राजीव, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं जब तक इस तरह के चुनाव आते हैं ये जो विपक्षी एकजुटता है ये बिखरती हुई भी नजर आने लगती है, और आपने और हमने ये कई दफा देखा है। इस बार क्या लग रहा है आपको? आपके नेताओं से बातचीत हो रही होगी, ये जो मुलाकात है इस सबको लेकर क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? देखिए, अंदर खाने बिल्कुल साफ चल रहा है। विपक्षी नेताओं को यह लग रहा है कि अगर हम मिलकर बीजेपी से मुकाबला नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोशिश हुई, बीजेपी ने जो है शिवसेना के अंदर 2 फाड़ कर दिए, एक नाथ शिंदे गुट अलग चला गया, दूसरा उद्धव ठाकरे गुट अलग रह गया। ऐसी कोशिश बीजेपी की झारखंड में थी। जेएमएम का ये आरोप है, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाए। ये जेडीयू का भी कहना है ये था कि बिहार में भी कोशिश हुई थी, आरसीपी सिंह के जरिए कोशिश हुई थी। तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि एकजुटता बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा जोर जो है, देखिए इससे पहले भी आपको अगर ध्यान में होगा ममता बनर्जी ने कोशिश की विपक्षी एकजुटता को लेकर, केसीआर ने कोशिश की, लेकिन उन दोनों नेताओं की जो कोशिश थी उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है जो भारत में, वो कांग्रेस के बिना वो लोग कर रहे थे। और नीतीश कुमार की कोशिश इस मायने में आम है कि कांग्रेस को साथ लेके कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली मुलाकात नीतीश कुमार ने दिल्ली आने के बाद राहुल गांधी से की है। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश ये है। साउथ के जो नेता हैं, जो कर्नाटक के जेडीएस कुमारस्वामी से मुलाकात की, तो हर नेता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी से भी इनके अच्छे संबंध है, केसीआर से भी अच्छे संबंध है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अच्छे संबंध है। तो नीतीश कुमार के जिस तरह से पार्टी ने उनको खुली छूट दी हुई है कि आप विपक्षी एकता के लिए काम करें, और 2024 में जो जिस तरह का जो घेराबंदी हो रही है बीजेपी के, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि नीतीश का काम विपक्षी एकजुटता है। और कहीं ना कहीं यह भी कह सकते हैं कि विपक्षी जहां तक चेहरे की बात है, हो सकता है कि वो नीतीश होंगे। इसका ऐलान भले अभी ना हो रहा, बाद में जाकर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, दिलचस्प जानकारियां आप दे रहे हैं, और देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या ये विपक्षी एकजुटता वाकई में निकल कर सामने आती है, और क्या वाकई में ये बीजेपी का जो विजय रथ है उसे रोक पाती है या नहीं,
ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। तो आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है आज शाम 4:30 बजे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। केंद्रीय मंत्रियों को दरअसल 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और ये वो 144 सीटें हैं जो 2019 में जिसमें बीजेपी पिछड़ गई थी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और अब मंत्रियों से इन्हीं 144 लोकसभा सीटों के बारे में फीडबैक लिया जाएगा और उन्हें आगे की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बीजेपी बहुत पहले से ही 2024 की शुरुआत कर चुकी है और अब जिसे कहते हैं पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन स्तर तक जाकर बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तैयारियां तो काफी पहले ही शुरू हो गई थी। अब तो आज इनका रिव्यू किया जाएगा। जो पिछली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें सभी मंत्रियों से कहा गया था कि वे उन 144 लोकसभा सीटों पर जाएं जहां पर कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रही थी। तो इसीलिए एक एक मंत्री के पास 2 से 3 जो है वो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और हमने देखा था कि अलग अलग मंत्री अलग अलग उन राज्यों में गए हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल में या दक्षिण भारत के राज्यों में या फिर अन्य ऐसे राज्यों में जहां पर कि बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इन तमाम सीटों पर फोकस किया गया है। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसके अलावा जो बूथ कमेटियां बनाई गई हैं उनका निरीक्षण किया गया, उनका रिव्यू किया गया, पन्ना प्रमुखों से बातचीत की गई और इस तरह से कहाँ कमियां रह गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर इन मंत्रियों ने विस्तृत अपनी जानकारी एकत्र की है। और आज शाम 4:30 बजे जब बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी तो उसमें अपना ये फीडबैक सीटवार देंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रही है। तो अगले 1.5 साल में उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और इनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसलिए 2024 में इन सीटों पर बीजेपी किस तरह जीत हासिल करे, इसका होमवर्क पार्टी ने करना शुरू कर दिया है, जिसका आज शाम को रिव्यू किया जाएगा। बीजेपी इसी तरह से काम करती आई है। जो सीटें हारी हैं उनका रिव्यू उन्होंने 2019 की जीत के साथ ही शुरू कर दिया था। तब बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें अपने बूते पर मिली थी। तो माना जाता है कि किसी पार्टी को इतनी जीत मिलती है तो उसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ जाए। लेकिन बीजेपी ने दूसरे तरीके से काम करना शुरू किया। जहां जीती वहां पर पार्टी को मजबूत करना और जहां हारी है उन सीटों पर कैसे पार्टी को विजयी बनाया जा सके, इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। जो आप साइंटिफिक तरीके की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल तक का, पन्ना स्तर तक का। और जिस तरह की वोटिंग लिस्ट होती है उसमें एक पन्ने के ऊपर मान लीजिए 50 नाम हैं मतदाताओं के, तो सबका रिकॉर्ड बीजेपी के पास है। उनके घर पर जाना, पोलिंग के दिन उनको पोलिंग बूथ तक लेकर के जाना, ये सारे काम बीजेपी करती आई है। और यही कारण है कि उसको पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत मिली है और लगता है यही फार्मूला जो है बीजेपी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी अपनाएगी।